नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खाप पंचायत के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट ने शमशेर नैन को लेकर निशाना साधा। कहा, मेरे और मेरे परिवार के बारे में शमशेर नैन ने गलत कहा। खाप पंचायत में बैठे लोग नामर्द बनकर सुन रहे थे। करनाल में बीजेपी नेता ने मीडिया को भी निशाने पर लिया। मीडिया भी हर चीज सही नहीं दिखाता, ये उनका मीडिया पर आरोप था। सैंडल कांड को लेकर, उस प्रकरण को लेकर उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया और कहा कि मीडिया हर चीज को सही नहीं दिखाता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट ने खाप पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोनाली फोगाट ने शमशेर नैन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में शमशेर नैन ने गलत कहा। खाप पंचायत में बैठे लोग नामर्द बनकर ये सब सुनते रहे। इसके अलावा बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने न सिर्फ खाप पंचायत, उसमें शामिल लोगों के लिए ये बातें कही, बल्कि मीडिया को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि मीडिया भी हर चीज सही नहीं दिखाता। सुल्तान सिंह के साथ जो सैंडल कांड हुआ था, उसके बाद से ही लगातार खाप पंचायत सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बना रही थी कार्रवाई का, और उस खाप पंचायत का असर भी हुआ। कार्रवाई पुलिस ने की सोनाली फोगाट के खिलाफ। अब सोनाली फोगाट ने न सिर्फ खाप को निशाने पर लिया, बल्कि मीडिया को भी तंज कसा। सोनाली फोगाट ने शमशेर नैन को लेकर कहा कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में शमशेर नैन ने गलत कहा। खाप पंचायत में बैठे लोग नामर्द बनकर सुन रहे थे। इसके अलावा जब करनाल सोनाली फोगाट पहुंची तो उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया भी हर चीज सही नहीं दिखाता। आपको बता दें कि अभी मामले में कार्रवाई चल रही है, जो सैंडल कांड हुआ था उस मामले में, लेकिन सोनाली फोगाट ने खाप पंचायत और उसमें शामिल लोगों को निशाने पर लिया, खासकर नाम लेते हुए शमशेर नैन का। उनके बारे में कहा कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्होंने जो कहा गलत कहा। खाप पंचायत में जो बाकी लोग थे, जब वो बोल रहे थे और सुन रहे थे, तो नामर्द बनकर सुन रहे थे। सुल्तान सिंह ने जो गंदे शब्द इस्तेमाल किए, उसके घर में भी बहन बेटी है, और जो उसका साथ दे रहे हैं उसके घर में भी बहन बेटी है। तो वो लोग जरा सोचें कि अपने जो देश की महिलाएं हैं, उनका मान सम्मान उनको बरकरार रखना है कि नहीं। बस ये मीडिया सारी चीजें सच्ची नहीं दिखाता। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं 13 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, 7 साल राष्ट्रीय स्तर पे काम किया। बार बार इस चीज को दोहराती हूँ, लेकिन मीडिया क्या कहता है, टिकटॉक में आने की वजह से टिकट मिला। अरे भाई, मेरे काम को क्यों नहीं देखा आपने? 13 साल से मैं 24 घंटे बीजेपी में काम करने वाली वर्कर रही हूँ। एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों का खतरा बढ़ गया है। केजरीवाल सरकार ने अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी इन टिड्डियों ने आतंक मचाया है। न्यूज 18 से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, टिड्डियों के खात्मे के लिए 7 टीमें तैनात है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये काम कर रही हैं। टिड्डियों ने बड़ी तादाद में हरियाणा में हमला किया था। उसके बाद टिड्डियों का ये दल गुरुग्राम से होते फरीदाबाद और दिल्ली जा पहुंचा है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है और टिड्डी दल के इस खतरे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि टिड्डियों के खात्मे के लिए 7 टीमें तैनात हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में आतंक फैलाने के बाद अब टिड्डियों का कहर जो है वो अब दिल्ली, द्वारका की तरफ फैला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सर, जो अब तक खबर आ रही है, दिल्ली, द्वारका, गुड़गांव, इन तमाम जगहों पर जो है वो टिड्डियों का असर और कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से सरकार की तैयारी है और क्या है आप लोगों के पास अब तक की जानकारी? टिड्डी का प्रकोप निश्चित रूप से इस बार थोड़ा ज़्यादा है, और पिछले बार लगभग 28 साल बाद टिड्डी का प्रकोप हुआ था, तो वो गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित रही। तो हमारी टीमों ने राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित किया, और इस बार संभावनाएं थी कि पहले से कई गुना अधिक टिड्डी का प्रकोप होगा। इसलिए भारत सरकार पहले से ही सचेत थी, और इसलिए हम लोगों ने अपनी मैन पावर को भी बढ़ाया और मशीन को भी बढ़ाया, और
वाहन भी बढ़ाए हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि टिड्डी का विषय कुल मिला के ऐसा है कि हवा के बहाव के साथ कब किधर हो जाए एकदम कहा नहीं जा सकता। और इसलिए अभी दिल्ली में राउंड किया था उसने, लेकिन अब दिल्ली में नहीं है, फरीदाबाद क्रॉस हो गई है और कुछ हरियाणा के क्षेत्र में अभी है, लेकिन हमारी टीमें वहाँ पर हैं और देश में लगभग 7 टीमें काम कर रही हैं। और अभी हम लोग पिछले लंबे वक्त से टिड्डी दल आतंक मचा रहा है। शुक्रवार शाम टिड्डी दल राजस्थान से महेंद्रगढ़ होते हुए शाम रेवाड़ी जिले में पहुंचा। टिड्डियों की आफत आने की आहट से पहले रेवाड़ी प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सुबह सुबह कृषि मंत्री जेपी दलाल भी टिड्डी दल से बचाव के कार्य और नुकसान का जायजा लेने रेवाड़ी पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपने खेतों की रखवाली करें। जिला प्रशासन विशेष गिरदावरी करवाएगा, जिसके बाद किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले से ही जागरूक थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से हमारे कई दल आ चुके टिड्डी दल के। सौभाग्य से ये हरियाणा में नहीं आ पाए थे, उधर राजस्थान में चले गए, जयपुर में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। और इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से जो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। टिड्डियों के इस हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को घेरा। सरकार की तैयारियों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। पहले जब पता था तो तैयारियां क्यों नहीं की, ये सवाल सरकार से पूछा है। सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी नहीं बनती, टिड्डियों का हमला होना था, ऐसी पहले से जानकारी थी तो विशेषज्ञों के साथ मिलकर रणनीति क्यों नहीं बनाई गई। ये सीधे तौर पर मनोहर सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल पूछा है। सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए पहले जब पता था तो तैयारियां क्यों नहीं की गई, सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी नहीं बनती। कृषि मंत्री जी का अभी बयान आया हरियाणा के कृषि मंत्री का कि उनको पता था पहले 6 महीने पहले पता था कि टिड्डी दल आएगा, तो उस समय तैयारी क्यों नहीं करी। उनका कहना है वो शायद हमने सोचा था राजस्थान से चला गया, हम बच गए। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, आप कह रहे हैं किसानों को और उनको तालियां बजाओ, किसान लोग ही की जिम्मेवारी छोड़ रहे, सरकार भी कुछ करेगी। सरकार को तुरंत इंतजाम करना चाहिए। हरियाणा में कोरोना हर दिन कहर बरपा रहा है, खासकर दिल्ली से सटे जिलों का बुरा हाल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए क्या दिल्ली कसूरवार है। हरियाणा सरकार तो यही मान रही है। मनोहर सरकार के मुताबिक कोरोना के ज्यादातर मामले दिल्ली से जुड़े हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर, क्या दिल्ली है गुनहगार? क्या दिल्ली से फैल रहा वायरस? और क्या बंद होने चाहिए बॉर्डर? जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। देखते ही देखते हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 13,000 तक पहुंच गया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर दिल्ली को कसूरवार ठहरा रहे हैं। 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं। और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस
बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। 26 जून तक के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में 12,884 कोरोना केसेस सामने आए, 211 लोगों की मौत हुई, 8,016 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और अभी भी 4,657 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे जिलों का भी हाल बताते हैं। 26 जून तक गुरुग्राम में जहां कोरोना के 4,944 मामले सामने आए और 81 लोगों की मौत हो गई, वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 3,134 केस आए और मौत का आंकड़ा 70 तक पहुंच गया, जबकि सोनीपत में कोरोना के 1,094 केस आए और यहां 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली से सटे हरियाणा के ये 3 जिले ही पूरे प्रदेश पर भारी पड़ रहे हैं और गृह मंत्री अनिल विज ही नहीं, खुद सीएम मनोहर लाल भी हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार बता रही है। थोड़ा कठिनाई हमको आ रही है दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, उन जिलों में केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें भी जानकारियाँ ये मिल रही हैं कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनके संबंध दिल्ली से ज़्यादा हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में अपना टेस्ट ना करा करके इन जिलों में आकर के कराते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पिछले 6 दिनों का आंकड़ा बताते हैं। 21 जून को कोरोना के जहां 412 केस आए और 11 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 22 जून को 390 नए केस और 9 लोगों की मौत हुई। 23 जून को कोरोना के 495 केस आए तो 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 24 जून को 490 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। वहीं 25 जून को 453 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। 26 जून को 421 नए केस आए तो 13 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली पर ठीकरा फोड़ देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या बॉर्डर को बंद करने से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा? आरोप प्रत्यारोप के बजाय जरूरत है कोरोना पर कारगर रणनीति बनाने की, तभी इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया, लेकिन वहां पर हालात क्या है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यहां का जायजा लेने पहुंचे कोविड सेंटर का गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमित शाह के साथ यहां पहुंचे, यहां का जायजा लिया कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। एक बड़ी तैयारी जरूर हो रही है और पिछले दिनों भी राधा स्वामी व्यास की तरफ से जो सत्संग की जगह है, कई सैकड़ों एकड़ में ये जगह फैली हुई, यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोविड सेंटर का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। दिल्ली में हालात बेकाबू हो चुके हैं और इसके बाद जो साथ लगे राज्य है वहां पर भी खतरा बढ़ रहा है। कोविड सेंटर का दौरा किया है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें, जायजा लिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मामले इसी तरह से बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारियां हमने की हैं ताकि आने वाले वक्त में जो हालात बन सकते हैं उनसे निपटा जा सके। मरीजों की तादाद लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है और फिलहाल कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं, यहाँ क्या तैयारियां हैं, कितने मरीजों को यहाँ पर रखा जा सकता है और यहाँ इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद गृह मंत्री आए हैं, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं और फिलहाल कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं दिल्ली सरकार के साथ में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है और जो बन पड़ता है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उस तरह से दिल्ली सरकार की मदद की जाएगी। ये तस्वीरें हैं, वहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं जो ये सारा इंतजाम देख रहे हैं वो समझा रहे हैं गृह मंत्री को कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्या हालात यहाँ पर बिगड़े हैं और उसके बाद किस तरह से हम निपटेंगे। ये सारी तैयारियाँ किस तरह से की गई हैं इस बारे में जानकारी देते हुए वहाँ मौजूद अधिकारी तो गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक कोविड सेंटर का दौरा कर रहे हैं। पहले से आगाह किया गया था विशेषज्ञों की तरफ से कि हालात आने वाले दिनों में और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और
कल 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, 300 से ज्यादा मौतें हुई थी। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कितना मुश्किलों भरा देश के लिए हो सकता है, खासकर दिल्ली जहां बेकाबू हो चुका है कोरोना और हालात जो बिगड़ रहे हैं उनसे निपटने के लिए तैयारी क्या है, जमीनी स्तर पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। एक कोविड सेंटर का फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, जो सुविधाएं तैयारियां वहां पर की गई हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले एक बड़े स्तर पर तैयारी की खबर यह भी आई थी कि जो राधा स्वामी सत्संग की जगह है वहां पर एक कोविड सेंटर, हजारों मरीजों को एक साथ वहां पर रखा जा सकता है। करीब 10,000 मरीजों को वहां रखने, उनके इलाज की व्यवस्था वहां पर की गई है। जिस तरह से मामले दिल्ली में और देश में बढ़ रहे हैं, हालात भयावह हो सकते हैं और उनसे निपटने के लिए अभी से केंद्र सरकार ने कमर कस दी है, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं, क्योंकि अनुमान यही है कि अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा मामले सामने आएंगे। तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारियां क्या की गई हैं और क्या कर सकते हैं, फिलहाल कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब कोरोना का क्या हाल है गुरुग्राम में, किस तरह से मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, इस बारे में बड़ी खबर। 126 नए मामले यहां से सामने आ गए। अब तक कुल कोरोना केस गुरुग्राम में 5,070 हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 83 और एक्टिव केस 1519 है। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और जैसा कि मुख्यमंत्री हरियाणा के और गृह मंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है। गुरुग्राम में, फरीदाबाद और सोनीपत में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के। अब तक कुल कोरोना केस यहां पर 5,070 हैं। कोरोना से 2 लोगों की और मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 83 हो गया है। 1519 एक्टिव केस हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पर एसजीपीसी की मांग पर केंद्र सरकार भी अब करतारपुर कॉरिडोर खोले, ये एसजीपीसी ने मांग की है। पाकिस्तान ने कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव रखा है। 29 जून को कॉरिडोर खोलने को तैयार है पाकिस्तान। 29 जून को ही बता दें महाराजा रणजीत सिंह की बरसी है और भारत ने भी पाकिस्तान को अपना जवाब भेजा है, ऐसा सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है। अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला ले सकती है सरकार, लेकिन एसजीपीसी ने मांग की है केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की। इससे पहले पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था। 29 जून को कॉरिडोर खोलने को पाकिस्तान तैयार था। आपको बता दें कि 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी है और पाकिस्तान ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि इस दिन कॉरिडोर को खोल दिया जाए। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत ने भी पाकिस्तान को जवाब भेजा है और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा के बाद भारत सरकार इस बारे में फैसला ले सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की ठान लो तो आसमां भी आपके आगे झुक जाता है। इस सच को साबित कर दिखाया है चंबा के गांव जंदरेड़ा के कुछ युवकों ने, जिन्होंने लॉकडाउन की इस अवधि का सही इस्तेमाल किया और नदी किनारे एक क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। कुछ युवकों ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद इस स्टेडियम का निर्माण किया। इस स्टेडियम में पिच से बाउंड्री की दूरी 60 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि उसका पूरा दायरा 500 मीटर से भी ज्यादा का है। कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हों तो बड़ी से बड़े काम भी बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। पहाड़ को भी मैदान बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक काम चंबा जिला के ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के जंदरेड़ा गांव के युवाओं ने कर दिखाया है। उन्होंने पंचायत के साथ मिलकर यहां पर एक मैदान बनाया है और आप देख सकते हैं कि यहां मैदान जो है वो राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल स्तरीय पर भी बन सकता है। कैसे यहाँ पे काम हुआ, कैसे यहाँ पे लोगों ने लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने काम किया, आपको बताते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे उन्होंने यहाँ पे ये सब काम किया। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अजय ठाकुर है। मैं बताइए कैसे हुआ ये सब संभव? ये सब जो संभव हुआ ये युवा की अच्छी सोच को लेकर हुआ कि क्यों ना हम अपने जंदरेड़ा के लिए, जंदरेड़ा जो गांव है उसके लिए ग्राउंड ना बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्राउंड तैयार करें। ऐसा ग्राउंड तैयार करें जो सपना साकार करे हमारे खेलने का। तो रात दिन जो है मेहनत करके युवाओं ने साथ दिया।
ना कि बल्कि कि पैसे के लिए किया कि हमारी दिहाड़ी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तीनों गांव के युवा में जो है रात दिन साथ दिया और आज ग्राउंड आपके सामने है। तो पहले ये और अब बात मिशन पानी की। हार्पिक न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी के जरिए घर में साफ पानी के इस्तेमाल के नए तरीके की खोज की जा रही है। एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर रेकिट बैंक्रीजर उन उत्पादों की खोज करने में विश्वास करते हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की उपयोगिता को कम करने में सहायक हों। We live in stressful times and like everybody हम else, इस वक्त बहुत तनाव भरे माहौल में हैं और रेकेट बैंकाइजर की तरह सभी कॉर्पोरेट्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। has been created by farmers. प्रत्येक उत्पाद को किसी विशेष उपभोक्ता की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। There's science behind it that goes to solve that problem. So let me take an example. जैसे कि आमतौर पर बाजार में मिलने वाले डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों के दाग मिटाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों की जगह बाकी दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे काम के लिए बनाया नहीं गया है। Well, because they've not been designed for it. So what we did was we did a lab. हमने भारतीय शौचालयों पर एक लैब स्टडी किया जिनमें फ्लश नहीं था। उसमें हमने जंग और पानी के दाग छोड़ दिए। इनको साफ करने के लिए हमने डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि हार्पिक जैसे स्पेशल टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए लोग इन्हें मिटाने के लिए ज्यादा मेहनत, प्रोडक्ट्स, समय और पानी बर्बाद करते हैं। And while this is one example, there are हालांकि ये बस एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जरूरत है कि हम एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो ऐसी चीजों के लिए बनाया गया है। for which the product अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल अपना बोझ हल्का करेंगे बल्कि अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और पानी का कम उपयोग करेंगे। in our effort and the amount of water we use. Although infrastructure exists, बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन सिरे से बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर विकास की ओर बढ़ना है तो लोगों को अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना होगा। change behavior is key to unlocking growth.